हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग जो है मैराथन सीरीज़ में सीधी बात नो बकवास हम लोग जो चालू किए हैं मैराथन सीरीज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मैराथन। और इसके पहले हम लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का मैराथन देखा है। बाकी सभी विषयों की मैराथन जो है अब आपको दे दी गई है। अभी आपका इंडियन ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री बस 2 वीडियो और आपका बचा है। इसके बाद आपका पूरा मैराथन जो है 70 नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल का जो प्लेलिस्ट बना है वहाँ मिल जाएगा। पूरा मैराथन जो है ये आज आपका 10वां मैराथन है। इसके बाद 11 और 12 पे आपका 2 मैराथन बचेगा। इसके बाद पूरा 70 नंबर पेट के लिए कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग आप 30 नंबर खुद से कर सकते हैं। तो 100 नंबर की तैयारी करके जाएंगे तो आपको 80-85 नंबर से कम कोई रोक नहीं पाएगा। और इस वीडियो में आज हम लोग पूरा कंप्लीट जो बायोलॉजी जो है, जूलॉजी और बॉटनी, इसमें जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएंगे। इसका जो है 99% जो है गारंटी ली जा सकती है। और जो प्रीवियस ईयर पेट में क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन आया था सिर्फ, दोनों मीटिंग में एक एक, तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया है। और इससे ज़्यादा बाहर कोई से क्वेश्चन जो है बनने के बहुत कम ही चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान की मैराथन क्लास। ये लगभग आपकी 40 से 45 मिनट की क्लास होगी और कंप्लीट जीव विज्ञान इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो हैं अरस्तु। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं और उसमें किस चीज़ों का अध्ययन होता है उसके बारे में। जैसे आपका है पैडोलॉजी, पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी आपका अस्थियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स ऐसी विधि होती है कि बिना मिट्टी के हम लोग उसमें पौधे को उगा सकते हैं। तो मृदा विहीन पादप को बढ़ाने के लिए हम लोग हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी को अपनाते हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण खेती जान लेते हैं और उसके प्रमुख जुड़े उत्पाद। जैसे एपीकल्चर में लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक्वाकल्चर, इसमें जलीय जीवों का संवर्धन। आप देखते होंगे कि एक्वेरियम जो है आपके घर में रखा जाता है, उसमें मछली जो है या ऐसे जो भी जलीय जीवों का हम लोग रक्षण करते हैं, संरक्षण करते हैं, उसमें एक्वाकल्चर के माध्यम से। पिसीकल्चर, ये मत्स्य पालन होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से होता संबंधित है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन नीति से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती करते हैं फ्लोरिकल्चर में। ओलोरिकल्चर सब्जियों की कृषि होती है। आर्बोरिकल्चर, ये आर्बोरी है, आर्बोरी भी लिखा होता है कई बार, तो आर्बोरिकल्चर में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, उसकी कृषि होती है। हॉर्टिकल्चर, इसमें बागवानी करते हैं। ठीक है। पोमोलॉजी फलों की खेती होती है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन या केंचुआ उत्पादन। विटिकल्चर अंगूर की खेती। और टीसू कल्चर बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो तकनीक है उसे हम लोग टीसू कल्चर कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो है फैक्ट से। अब बात करते हैं हम लोग जैव विकास के बारे में। जैव विकास से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो हम सारे आपको लिए हैं। देखिए, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है उसमें नील हरीश शैवाल, ठीक है, नील हरीश शैवाल दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है वो डार्विन की है। और विकासवाद का सिद्धांत जो दिए हैं ये इसी में डार्विन ने दिया है, विकासवाद का सिद्धांत। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिए हैं उनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज। इन्होंने विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। फिर आगे चलकर दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन लिखते हैं और उसमें जो उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है। अब हम लोग देखते हैं टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी, जो हमारे जीवधारियों की शाखाओं को बांटा गया है उसके बारे में देखते हैं। टैक्सोनॉमी वर्गीकी में जीवधारियों को जो है 5 वर्ग में 5 शाखाओं में उनको बांटा गया है। और इस बांटा किसने, किस वैज्ञानिक ने, जीवधारियों का जो वर्गीकरण है उन्होंने उसको जो है व्हिटेकर ने किया है। व्हिटेकर एक वैज्ञानिक थे जीव विज्ञान में, उन्होंने जीवधारियों की शाखाओं को 5 वर्ग में बांटा। कौन कौन सी, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत और आपका जंतु जगत। तो ये पाँचों हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है मोनेरा जगत। देखिए, मोनेरा जगत में आपकी एक कोष की जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सब आपके मोनेरा जगत में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा जगत में एक कोष की वाले यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं, जैसे इनमें जो है यूग्लिना हो गया और सभी जितने भी प्रोटोजोआ आपके हैं सब प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं। और यूग्लिना जो है ये पादप व जीव जंतु के बीच की कड़ी है। पादप और जीव जंतुओं के बीच कड़ी जो है यूग्लिना है। अगला है पादप जगत। पादप जगत में जो रखे गए हैं जैसे मांस है, लाइकेन है, ये सबको पादप जगत में रखा गया है। कवक, फंगस देखिए खमीर और कुकुरमुत्ता, जिसको मशरूम आप लोग खाते हैं, मशरूम ठंडियों में मटर मशरूम बना के, तो वही है, कुकुरमुत्ता भी इसको बोलते हैं। और खमीर, ये सब आपके फंगस है, कवक हैं। और लाइकेन जो है ये मिश्रित जीव है।
ये पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है और ये मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल के सहचर से बना होता है। कवक एवं शैवाल के सहचर से बना होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि लाइकेन किसका मिश्रण है, तो कवक एवं शैवाल का मिश्रण है। अब बात कर लेते हैं जंतु जगत के बारे में। देखिए जंतु जो आपका आखिरी पांचवा जगत है, जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं 5, उसमें जंतु विज्ञान आखिरी है 5वां, और उसमें जंतु विज्ञान में सभी सरीसृप, स्तनधारी, उभयचर, जितनी मछलियां हैं, कीट हैं, ये सब आपके जंतु जगत में आते हैं, मतलब जो जीव जंतु हैं, नाम से जैसे कि पता चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी, अगर विश्व में कोई सबसे बड़ा जलीय स्तनपायी है तो वो है ब्लू व्हेल मछली। अगर हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी तो हो जाएगा हाथी, एलिफेंट। एकमात्र उड़ने वाला स्तनपायी है वो है चमगादड़। देखिए चमगादड़ जो है ये कार्डेटा संघ में आपका आता है, ठीक है, यह पक्षी संघ में नहीं आता, आपको याद रखना है। चमगादड़ जो है कार्डेटा संघ का जीव जंतु है और ये पक्षी संघ में नहीं आता है, और एकमात्र जो उड़ने वाला स्तनपायी है जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है, चमगादड़। चलिए चमगादड़ जो है पराश्रव्य तरंगों सुन पाती है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उसको जो है चमगादड़ सुन पाती है। जितने भी आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ नोट नहीं होती, मैं आपको उसको बोलता हूं, तो आप सारी चीज़ अगर नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। पीडीएफ अभी उपलब्ध नहीं है, पीडीएफ अभी टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, जिसको हम लोग गुंजन पक्षी के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा व अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र आपका क्या है, वो है महासागर। महासागर क्या होता है, वो अस्थायी होता है, और ये पूरे विश्व का ईपीसीएस 2018 में क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वो है महासागर आपका। अगला है कि जीवों का द्विनाम पद्धति किसने दिया था, जो जीवों को वर्गीकरण किया था और जीवों को द्विनाम पद्धति दिया था, उसके जनक है लिनियस, कैरोलस लीनियस। चलिए आगे बात करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में लगभग मिलने को मिलेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जा पाएगा, इतना हमने कवर कर लिया है कि पेट, वीडियो, आरओ, पीसीएस, यूपीएससी तक की भी क्वेश्चन यहाँ से बने एग्जाम में। देखिए जीवन के जो भौतिक आधार है, ठीक है, वो जीव द्रव्य है। उसकी खोज किसने की थी, पुरकुंजे ने। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, इसकी खोज पुरकुंजे ने की थी। और जीवन का भौतिक इकाई जो है, भौतिक इकाई वो है कोशिका। इस कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। लेकिन जो कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने भी किया था, लेकिन इसका जो नामकरण दिया था कोशिका, ये रॉबर्ट हुक, और इसीलिए जो है कोशिका को खोज के लिए रॉबर्ट हुक को ही ज़्यादातर सही माना जाता है। तो आप रॉबर्ट हुक मार के आइएगा एग्जाम में। अब बात करते हैं कि जो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी जो है कोशिका है, ठीक है, मतलब इस पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्म गैली सेप्टिकमा, ये जो है आपका जीवाणु है। और सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। कोशिका भित्ति ये सिर्फ जो है पादप में होता है, कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में होता है, पादप कोशिका में होता है। कोशिका झिल्ली आपकी लिपिड की बनी होती है, और लिपिड में जो है आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, और ये जो है हिंदी में इसको शक्ति केंद्र के नाम से जानते हैं। गाल्जी काय का काम क्या है, गाल्जी काय यातायात प्रबंधक है, ठीक है। यातायात मतलब जो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनमें आपस में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो गोल्जी काय करते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली के नाम से जानते हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया थे। इन सब बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब देखिए पृथ्वी पे जैसे बहुत सारी चीज़ सड़ी गली हैं, मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, अगर वो जैसे लावारिस पड़ी होती है तो उसको जो है कवक हैं, ये सब बैक्टीरिया और कवक ये खा जाते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम लोग अपमार्जक कहते हैं या अपघटक। ये प्रक्रिया कौन करता है, तो ये कवक करते हैं, फंगस और बैक्टीरिया यानी जीवाणु करते हैं। तो पृथ्वी के अपमार्जक अगर पूछा जाए पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, इसी को हम लोग पृथ्वी का सफाई कर्मी भी कहते हैं। अगर पृथ्वी को साफ सुथरा कौन करता वो ना हो तो ये पृथ्वी एक कूड़े का ढेर लग जाए, तो बैक्टीरिया और फंगस ये पृथ्वी के सफाई कर्मी उनको कहा जाता है। बात करते हैं केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बात करते हैं लवक आपके 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, आवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक जो है ये पौधों का रसोई घर होता है। आवर्णी लवक ये भूमिगत ज़मीन के नीचे होती हैं
जड़ में व तना में होती हैं, और वर्णी लवक ये पुष्पों व बीज में होता है वर्णी लवक। 3 प्रकार से लवक होते हैं, हरित, अवर्णी और वर्णी। अब बात करते हैं डीएनए की खोज किसने की थी, और डीएनए की द्विगुणिक संरचना वाटसन और क्रिक मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन 2018 के पीछे में आया था और बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनए की द्विगुणिक संरचना की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है इसको कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एसिड का मतलब अम्ल होता है, ठीक है। बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, और आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स मतलब वो लाल होता है, तो इसलिए इसका कलर जो है लाल होता है, प्लाज्मा होता है ब्लड में। और मरण जो है वो इसका होता है, जो आरबीसी जब डेड होती है, मरती है, वो कहाँ मरती है, प्लीहा में, ठीक है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को, ठीक है। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उसका कार्यकाल लगभग 2 हफ्ते से 3 हफ्ते होता है, 14 से 20 दिन के आसपास, और इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन होती हैं। इसका कार्य होता है डब्ल्यूबीसी का, इसका कार्य होता है कि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी एंटीबॉडी डेवलपमेंट करना। जैसे अभी कोविड का वैक्सीन लगा है, तो डब्ल्यूबीसी जो है जिसका मजबूत होगा उसको कोविड नहीं हुआ होगा, ठीक है, उस पर ज़्यादा जो बीमारियाँ असर नहीं करती हैं। डब्ल्यूबीसी का काम ही है कि हमको जो है बीमारियों से लड़ने से बचाता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ। बात कर लेते हैं कि जो दीर्घकालिक प्रदूषण है, जो लंबे समय तक ये प्रदूषण होती हैं, उसमें आपका जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, CO से आपका जो है लीवर यानी यकृत जो है और किडनी आपका प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से आपका लीवर किडनी प्रभावित होता है। NOx यानी नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, उससे आपको कैंसर होने का डर है। और जो धूल कण होते हैं, पार्टिकल्स हैं डस्ट के, इससे श्वास रोग, श्वसन संबंधी रोग होगा। और सीसा जो लेड है, गैलेना PBS जो है, PB है, उससे आपको नर्वस सिस्टम में दिक्कतें होंगी। तो इस प्रकार से जो लंबे समय की बीमारियां प्रदूषण से होने वाली हैं, अगर ज़्यादा समय तक आप इनके संपर्क में रहते हैं तो आपको ऐसी बीमारी को देखने को मिल सकती है। बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण संस्थान हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय वन अनुसंधान परिषद एवं शोध परिषद, ये देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में है। और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ये कोलकाता में, और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी जो आपका कोलकाता में है। बात कर लेते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर और बाहर जो रक्त जमते हैं, ठीक है, रक्त का जो थक्का है वो बाहर जो जमता है, मान लीजिए आपके कहीं कट गया, घाव हो गया आपको, ठीक है, ब्लड से कट गया, तो आपके शरीर से बाहर, त्वचा से बाहर खून निकलने लगता है। लेकिन वो खून निकलकर बाहर जम जाता है, किसके कारण, वो फाइब्रोनोजन के कारण जो आपका जो रक्त का थक्का है वो बन जाता है बाहर। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है वो क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है, किसके कारण, वो हिपैरिन के कारण। हमारे अंदर के शरीर जो रक्त है शरीर के अंदर का, या हाथ पैर या कहीं भी जो हमारे अंदर रक्त हैं वो जमते नहीं, किसके कारण, वो हिपैरिन एक प्रोटीन है, हिपैरिन के कारण वो रक्त जमता नहीं। लेकिन बाहर वाला जो रक्त है वो जम जाता है। और विटामिन के की कमी जिसके अंदर होता है वो उसके बाहर वाला भी रक्त नहीं जमता है। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी है उनको आनुवंशिक रोग है सब, कि रक्त का थक्का जो है नहीं बनता उन लोग को। बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिक सिस्टम यानी जो पाचन प्रक्रिया है, उसके लिए हम खाना को कैसे क्या क्या करते हैं। पहले हम लोग खाना को खाते हैं, उसके बाद पाचन की क्रिया होता है, फिर जो हमको लेना होता है लेते हैं, सौंगीकरण करते हैं, उसके बाद जो बचता है कुछता है वो हम मल के रूप में उसका त्याग कर देते हैं। लेकिन अब पाचन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, पाचन की प्रक्रिया, उसके बाद डाइजेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से, माउथ से जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। टाइलिन, स्टार्च, ये सब जो है लार्वा वार्वा मिलके पाचन शुरू मुख से ही कर देते हैं। आप खाना खाना शुरू करते हैं तभी पचना शुरू भी हो जाता है। बाकी अमाशय होता है, अमाशय में जो है पेप्सिन और रेनिन, दूध वगैरह का पाचन रेनिन प्रोटीन करता है, बाकी जो है पेप्सिन से आपका पाचन होता है। उसके बाद अग्नाशय है, अग्नाशय जो है हमारे शरीर की मिश्रित सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद छोटी आंत में अंततः जो है पूरा भोजन पच जाता है। तो शुरू होता है मुख से और पूरा तरीके से पच जाता है वो छोटी आंत में। बात करते हैं हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ कौन सा है, वो है यकृत, ठीक है। और यकृत ही पित्त को स्रावित करता है। यहीं से पीले रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम लोग पित्त कहते हैं, और ये जो है लीवर से निकलता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मतलब अंतःस्रावी प्लस बाह्यस्रावित मिश्रण जो होता है, वो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो अग्नाशय होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी यकृत, लेकिन अंतःस्रावी प्लस बाह्यस्रावी दोनों मिश्रित अगर पूछेगा तो अग्नाशय होगा उसका सही उत्तर। अगला है कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से, दायालिन दायानिलय, बायालिन बायानिलय।
मानो जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, अगर एक भी चैम्बर किसी का ब्लॉक हो जाता है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। देखिए जो आपके शरीर में रक्त होती हैं, ठीक है, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनियाँ हैं उसमें जो प्योर ब्लड शुद्ध रक्त होता है और जो सिरा है उसमें से अशुद्ध रक्त बहता है। बात करते हैं रोग के बारे में कि हमारे शरीर में कुछ रोग भी होता है, कुछ बैक्टीरिया के कारण, कुछ वायरस के कारण और कुछ फंगस के कारण और कुछ प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में अब इस टॉपिक पे बात करेंगे, रोग कि जो हमारे जो डिसीज़ हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ किसके कारण होती हैं और उसके लिए कौन सा टीका दिया जाता है और वो बीमारी किसको इन्फेक्ट करती है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे यहाँ से। बायोलॉजी में ज़्यादातर पेट में रोग और विटामिन से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके यहीं से। बाकी सारी चीज़ें हम कवर कर लिए। अगर आप वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो मुझे लगता है इससे बाहर बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। जो बच्चा पढ़ने वाला हो, जो 2-3 एग्जाम दिया होगा, उसको सब पता होगा कि ये कहाँ से कंटेंट लिया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, एक शेड्यूल, एक मैनेज कैसे किया गया है। इस पीडीएफ को लिखने में समय लगता है, तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को। देखिए बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु और फंगस मतलब कवक होता है। हम लोग पहले बात करते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से हमें टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगता है और इसी को धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। हैजा, टाइफाइड, टीबी जो क्षय रोग होता है इसी को हम लोग ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, इसके लिए हम लोग बीसीजी का टीका लगवाते हैं। टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगता है, ठीक है। डीपीटी जो लगता है वो डिप्थीरिया में भी लगता है, टिटनेस भी लगता है, ठीक है। प्लेग आपका ये बैक्टीरिया है, काली खांसी ये भी आपकी जो है बैक्टीरिया है। बाकी बात करते हैं निमोनिया और कोढ़, ये भी जो है आप सबके बैक्टीरिया हैं। कोढ़ी जो हो जाना ये भी बैक्टीरिया है। विषाणु की बात करते हैं, वायरस, एड्स जो आपका HIV एड्स है ये वायरस है। डेंगू जो है ये वायरस है। अभी एग्जाम में पूछा गया था, एक आपका एग्जाम हुआ था PCS का इसमें, कि डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता था, तो एडीज मच्छर से, और मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा के काटने से। पोलियो का टीका की खोज किया था जॉन सॉल्क ने 1952 में। इन्फ्लुएंजा भी वायरस है। चेचक चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी आपका वायरस है, विषाणु है। गलसोंध, ठीक है, इसको जो है कंठ गला या गलाकंठ रोग भी कहते हैं। गलसोंधवा गाँव में होता है, आप लोग देखते होंगे, गले में ऐसे चिपका लिया जाता पट्टी, तो ये वायरस के कारण होता है। खसरा है, ट्रेकोमा जो आंखों की बीमारी है, मोतियाबिंद वगैरह, ये सब जो है आपका वायरस के कारण होता है। पीलिया जो कि लीवर को इन्फेक्ट करता है, यकृत को, पीलिया भी वायरस है। रेबीज वायरस है। मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस B, C ये सब आपके वायरस है, उसके लिए जो है टीका लगता है। बात कर लेते हैं फंगस, कवक की, कि कवक क्या है। कवक देखिए, बालों का झड़ना, गंजापन होना, दमा, ठीक है, सांस फूलना, अस्थमा, दाद, खाज, एथलीट फुट, ठीक है, ये हाथी के पाँव में होता है एथलीट फुट, ये सब जो है कवक के कारण होते हैं। बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ यानी परजीवी। मलेरिया आपका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ या परजीवी है। पायरिया, दांतों में जो आपके खून निकलना मसूड़ों से, ये भी पायरिया आपका परजीवी है। सोने की बीमारी, बहुत से लोगों की सोने की बीमारी होती है, वो सोते नींद आती है, तो निद्रा में परजीवी है। पेचिस पड़ना, काला जार, ये सब आपके प्रोटोजोआ हैं यानी परजीवी है। बात कर लेते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो बैक्टीरिया की खोज किया था लीवेनहॉक ने और विषाणु की खोज किया था इवानोविस्की ने। देखिए इसमें विषाणु आया, विस्की आया, मतलब सा आ रहा है तो विषाणु में, और वैक आया बैक्टीरिया तो इसमें लीवेनहॉक, इसमें आधा का आया है तो इसमें आधा लाभ ही आएगा। इस प्रकार से आप चाहे तो याद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ विटामिन हैं आपके, और विटामिन और उनसे जो होने वाले रोग, कमी से, और उसके स्रोत क्या क्या हैं उसके बारे में। और मैं आपको वही बताऊंगा जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन मैं आपको एक बार एक झलक सब कुछ दिखा दे रहा हूँ। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है, वो है रेटिनाल, ठीक है। और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आंखों की जो भी बीमारी है, त्वचा में जो कोशिका में परिवर्तन होता है, आंखों की बीमारी, सब ये विटामिन ए की कमी कारण होता है। और इसके लिए स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, पनीर, मछली के, ये सब। बात करते हैं विटामिन B1, थायमीन, बेरी, ये जो है इसका रासायनिक नाम थायमीन, और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है, मतलब वृद्धि जो है किसी व्यक्ति की रुक जाती है। इसके लिए अच्छा स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन इसका वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है, और किलोसिस जो बीमारी है इसी के कारण कमी से किलोसिस हो जाता है। इसके लिए स्रोत है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। विटामिन B3 ये जो है नियासिन, इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम है नियासिन, निकोटेनिक अम्ल इसको बोलते हैं, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, ये चर्मग्रह इसको बोलते हैं, और इसको दूर करने के लिए हम लोग मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां खा सकते हैं। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, और इसकी कमी के कारण चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफ़ेद होते हैं, और इसके लिए हम लोग स्रोत ले सकते हैं अंडा, दूध, मांस, मछली, मूंगफली, ठीक है। विटामिन B6 को हम लोग इसका जो साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन,
और इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन हो जाता है, गठिया रोग। और इसको दूर करने के लिए हम लोग ले सकते हैं दूध, ईस्ट, अनाज और मांस। आगे है विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी के कारण चर्म रोग, बालों का झड़ना, इसके लिए हम लोग मांस, गेहूं, अंडा। B9 आपका इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है विटामिन C। ये विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट होता है और इसकी कमी के कारण जो है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है और घातक रक्तक्षीणता हो जाता है। इसका स्रोत है मांस, मछली, अंडा, दूध और आंत के जीवाणु। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसका बहुत पूछता है रासायनिक नाम, या फिर इसमें कोबाल्ट होता है, ये भी पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। बात करते हैं विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। पिछली बार एग्जाम में यहीं से पेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि संतरे वगैरह में कौन सा विटामिन होता है, तो पेट वाला ये क्वेश्चन था। आंवला, नींबू, नींबू वंश के फल, जो भी नींबू वंश में जितने खट्टे फल हैं, टमाटर, सब्जियां, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, सभी में विटामिन C होता है और इसको जो है आप खाते हैं तो विटामिन C की कमी आपको नहीं होती। खाना बनाते समय भी विटामिन C जो है आपका ह्रास होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन D का रासायनिक नाम है, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल और इसकी कमी से सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, इसी को ऑस्टियोमेलिसिया भी कहते हैं। और विटामिन D की कमी के कारण जो है ये रोग सूखा रोग हो जाता है, घेघा रोग भी इसको बोलते हैं, रिकेट्स, आयोडीन की कमी के कारण जो होता है घेघा रोग। और विटामिन D जो सूर्य, अगर आपको विटामिन D सूर्य नहीं मिल रहा है, सूर्य आप हमेशा ठंडे जगह रहते हैं, समुद्र वगैरह में अंदर रहते हैं, तो आपको रिकेट्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप मक्खन खाइए, मछली का तेल, अंडा और सूर्य के प्रकाश में हमेशा रहिए। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेराल और विटामिन E की कमी के कारण जो है जनन क्षमता की कमी हो जाती है और जननांग तथा पेशियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। इसके लिए दूर करने के लिए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन ज़्यादा खाइए। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगला है विटामिन K, इसका जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन है और इसकी कमी के कारण चोट पर रक्त का थक्का नहीं जमता, मैंने आपको पहले बता दिया था। विटामिन K की कमी के कारण जो है चोट अगर लगती है तो उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इसके दूर करने के लिए हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन और आंत्र के बैक्टीरिया जो है खा सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं कि प्रमुख हीनताजन्य रोग किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए, एनीमिया जो होता है वो लौह की कमी के कारण होता है। एनीमिया, इसी को रक्त अल्पत्ता या रक्तक्षीणता भी कहते हैं, ये जो है लौह की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण और घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। मैरेस्मस, ठीक है, दीर्घकालीन उपवास के कारण, अगर कोई जो व्रत रहते हैं 9 दिन का या 10 दिन का, अगर आप खाना नहीं खाएंगे या फिर उपवास रहेंगे तो उसके कारण आपको मैरेस्मस नामक रोग भी हो सकता है। प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव में मैरेस्मस हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? कोशियोरकर जो है ये रोग प्रोटीन की अल्पत्ता में हो जाता है। और विटामिन D की कमी के कारण मुर्गियों में ज़्यादातर रिकेट्स हो जाता है, क्योंकि वो सूर्य में प्रकाश में ज़्यादा नहीं रहती हैं। और प्रायंस नामक प्रोटीन की कमी के कारण मवेशियों में मैकडाउन रोग हो जाता है। कहाँ? मवेशियों में। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज, जो टीके की खोज है वो बेट्स ने किया था। और विटामिन A की कमी के कारण जीरोपैथेलेमिया नामक रोग हो जाता है, विटामिन A की, जो आंखों की बीमारी होती है। अब बात कर लेते हैं कि पौधों में जो रोग होते हैं वो किस तत्व की कमी कारण होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे पहला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिंक की कमी से, जिंक की अजस्ता कमी से धान में खैरा रोग लग जाता है, ठीक है। जिंक की कमी से मक्का में सफ़ेद कली रोग हो जाता है। और जिंक की कमी से नींबू का लिटिल लीफ रोग हो जाता है। बोरान मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, बोरान से चुकंदर का हार्ट रॉट हो जाता है। हार्ट राट ये जो है बोरान की कमी कारण होता है। अगला है तांबा या कॉपर से नींबू में डाइबैक, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये दोनों नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए, प्रोटीन आपका 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है और इसमें 11 जो है अनिवार्य होते हैं, भोजन के साथ लिए जाते हैं, बाकी 9 अपने आप जो है प्रोटीन अम्ल या अमीनो अम्ल बन जाते हैं प्रोटीन में। तो 20 अमीनो अम्ल से बनकर जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, 11 + 9। सोयाबीन ऐसा जो एक खाद्य पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन होता है, लगभग 42 से 45% के आसपास। प्रोटीन की कमी से क्वेशियोरकर रोग मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये ज़्यादातर वयस्कों और बच्चों दोनों में होता है, लेकिन जो मरासमस नामक रोग होता है वो बच्चों में ही होता है। तो आपको सारी जानकारियाँ लेनी चाहिए। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान ये हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ये मैसूर में है, ठीक है।
शरीर की अगर बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर, जो जांघ की हड्डी है। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज है, कान की हड्डी है। कान में कुल मिलाकर एक कान में 3, एक कान में 3, मतलब कान में दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियाँ होती हैं। स्टेपीज उसकी सबसे छोटी हड्डी है। और कान की जो 2 अन्य हड्डियाँ हैं, स्टेपीज, मैलियस, इनकस। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो पदार्थ होता है, तत्व होता है, उसको इनेमल या फिर जो मसूड़े जबड़ा होता है, वो मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है। रक्त समूह की खोज, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और उन्होंने रक्त को 4 समूह में बांटा था, ए बी और ओ। जो आपका सर्वदाता है वो ब्लड ग्रुप वाला, जो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो जो है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। और अगर आपका ए बी ब्लड ग्रुप है किसी का भी तो वो सर्वग्राही है, यानी किसी के ब्लड जो है ए बी वाला ए का भी लेगा, बी का भी लेगा, ए बी का भी लेगा और ओ का भी लेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका ओ वाला है वो किसको किसको ब्लड देगा, ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को देगा, ओ को देगा। ए जो है सबको दे सकता है और बी जो है, ए बी जो है वो सभी ब्लड ग्रुप्स की ले सकता है, ए बी। तो आपको सर्वदाता और सर्वग्राही याद रखना चाहिए। पौधों में बात करते हैं श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है, पौधों में रात में नहीं होती है, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्लोरोफिल जब उपस्थित होता है, क्लोरोफिल के कारण इनकी पत्तियां जो हरी हो जाती हैं। और दिन में वो लोग CO2 ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वो अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। मतलब दिन में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण जो है उनकी पत्तियां हरी होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कि 2 संवहन ऊतक होते हैं पौधों में, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जाइलम मतलब जल। जाइलम का जो कार्य होता है, जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल जो है खनिज लवणों को ये पौधे जड़ से लेकर, जड़ों से जल को खनिज और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम है कि फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये आपको जड़ से जाइलम और फ्लोएम जो है पत्तियों से करता है, बाकी जड़ से जल करता है, पानी का काम। बात करते हैं रेड डाटा बुक। आपने सुना होगा कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनको कहाँ रखा जाता है, उनको जो है IUCN की रेड डाटा लिस्ट में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में। आनुवंशिकता के जनक जो है, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने मटर पर अपना प्रयोग किया था और मटर के पौधों से इन्होंने, बात करते हैं आनुवंशिकता की जो इकाई है सबसे बड़ी वो जीन है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो है बायोलॉजी से संबंधित जो विज्ञान में चिकित्सा से संबंधित है, कुछ शॉर्ट फॉर्म उसको जान लेते हैं। EEG, ECG, MRI, पेसमेकर, स्टेथोस्कोप, क्या होता है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में EEG पूछा जाता है। EEG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी और ये मस्तिष्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। EEG इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। बात करते हैं ECG की। ECG मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफी मतलब हृदय से संबंधित। जो भी आपका ECG होता है, जो आपका ऐसे लाइनिंग चलता है कभी और सीधा ऐसे ऐसे, ये आपका ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हृदय के लिए होता है। बात करते हैं MRI, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पैर वगैरह टूटे हैं, ये सब, इन सब के लिए जो है बहुत सभी शरीर में किसी भी तकनीकी को पता लगाने के लिए, खराबी को MRI आप कराते हैं। और MRI का चार्ज महंगा होता है, लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में MRI होता है। इसकी मशीन भी बहुत महंगी आती है। अगर आप कभी गए होंगे किसी के साथ MRI कराने, MRI रूम में, तो देखे होंगे कि बेल्ट, सिक्का और जो भी मोबाइल ये सब आपको बाहर छोड़ के जाना होता है, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपने अभी साउथ की मूवी देखा होगा, उसमें जो है बंदूक, जो गुंडा होता है बंदूक लिया होता है, लेकिन हीरो उसका बंदूक पकड़ के मशीन में चिपका देता है ऑन करके, तो खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये MRI जो है मैग्नेटिक बहुत ज़्यादा, उसमें सभी चीज़ें पता लग जाती है आराम से। पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर देखिए, हृदय की गति ज़्यादा या कम होने पर इसका प्रयोग होता है। जैसे पेसमेकर, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया और उसकी जो चैम्बर है, जो कक्ष होते हैं, दायां लीन बायां नीला ये सब, उसमें से एक नस कोई ब्लॉक हो जाती है और वो प्राकृतिक रूप से काम नहीं करती, उसके लिए जो है आजकल पेसमेकर लगाया जाता है। हार्ट जो सर्जरी होती है हार्ट की, हृदय की, और उसके अंदर पेसमेकर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, सेंसर होता है, आपकी बैटरी लगी होती है, वो आपको बताती है कि आपने ज़्यादा सोच लिया, अब आपको हार्ट अटैक होने वाला। तो उस मशीन का काम है कि जब जब जो है ऐसी चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं दिमाग में, तो उसको कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, वो पेसमेकर का काम होता है। स्टेथोस्कोप आप देखते होंगे, आला बोलते होंगे गांव में, डॉक्टर लोग लिए रहते हैं, कान अपने कंधे पर टांगे होते हैं, गांव में इनके पास जरूर होता है, जाते हैं, तो ये हृदय की गति को मापते रहते हैं आले से अपने, ये स्टेथोस्कोप इसको बोलते हैं। बात कर लेते हैं कि ऊतक की परतें
जो त्वचा बनाती हैं ऊतक की कुछ परतें हैं, जैसे एपिडर्म, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये जो आपका त्वचा बनाती हैं। और पिछली बार पेट में क्वेश्चन यहीं से आया था। एपिडर्मिस का काम होता है कि हमारे शरीर की ऊपरी सतह पे होती है त्वचा पे, त्वचा की ऊपरी सतह है एपिडर्मिस, और ये जो पतली सबसे पतली परत होती है। डर्मिस जो होता है ये मध्य परत में होता है, मध्य सतह में त्वचा के, और ये सबसे मोटी परत होती है। और हाइपोडर्मिस है, ये नीचे या वसायुक्त परत होती है, इसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। और आपका जो क्वेश्चन पिछली बार पेट में पूछा गया था एपिडर्मिस, तो ये एपिडर्मिस जो है हमारे शरीर का ऊपरी त्वचा के ऊपरी सतह में होता है, और ये पतली परत होती है। आपको इस बार मान लीजिए कुछ और पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। बात कर लेते हैं हम लोग शैवालों का अध्ययन, इसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन, इसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। और कोशिकाओं का अध्ययन, इसको हम लोग काइटोलॉजी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि विज्ञान के कुछ बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बार भी यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि कैसीन एक प्रोटीन होता है, और कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, उसके कारण जो गाय के दूध का रंग है वो पीला होता है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसी कारण इसी बैक्टीरिया से दूध से हम लोग दही बना सकते हैं लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। बात करते हैं वर्णांधता। वर्णांधता जो है आपका ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पहचान पाता है। बात करते हैं कि पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है। जो आपका चावल होता है पॉलिश लोग करा देते हैं तो उसमें विटामिन B1 की कमी होती है, यानी थायमिन कमी हो जाता है, इसलिए चावल को पॉलिश नहीं कराना चाहिए। चावल को साफ़ सुथरा चावल नहीं खाना चाहिए पॉलिश करा के। कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, आयोडीन की कमी से घेगा रोग, और यूरिक अम्ल के जमाव से जब ये गठिया रोग हो जाता है। जब यूरिक एसिड आपके शरीर में एकत्रित हो जाता है तो वहाँ गठिया रोग हो जाता है। बहुत दर्ददायक ये रोग होता है, कभी ठीक भी नहीं होने वाला रोग है ये। मानव द्वारा ज्ञात कैंसरकारी तत्व के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मानव ने किस तत्व से जो है कैंसर हो सकता है, किस किस चीज़ों से। तो कर्कट जनिक रसायन से, अल्ट्रावायलेट रेज से, जिसको पराबैंगनीकरण कहते हैं, और एक्स किरणों, गामा किरणों से, वेल्डिंग का धुआं से भी कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पेट में यहाँ से पूछा गया था कि कर्कट जनिक रसायन से कौन सा रोग होता है, तो कर्कट जनिक रसायन से ये कैंसर होता है, ये पेट में आया था। तो इस बार कैंसर के लिए और भी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, वेल्डिंग, धुआं, ये सब आ सकता है। आप लोग पढ़िए। मेरा कोशिश रहता है कि वीडियो को मैं जल्दी बनाऊँ, जल्दी पढ़ाऊँ और सारा कंटेंट समाहित कर दूँ। पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बायोलॉजी का कोई भी किसी भी टीचर का वीडियो जाके देख लो, अगर उसने इस प्रकार से वीडियो का कंटेंट लिया हो एक सीरीज़ से और कुछ भी ना छोड़ा हो और आधे घंटे के अंदर ये सेशन कर दिया हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं है। बहुत समय लगा इस वीडियो को बनाने, मैं चाहता मैं कल दे सकता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट रही थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को और टाइम लिया 10 घंटे और इस पर काम किया, PDF बनवाया, तब मैं आपको ये पढ़ा पा रहा हूँ। जो हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है उसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस से हमारे शरीर का ताप नियंत्रण होता है। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जो हरे पौधे हैं वो लाल व नीले रंग के प्रकाश संश्लेषण में अपनी क्रिया करते हैं। और पुष्प का जो पुरुष हिस्सा होता है उसको हम लोग पुंकेसर, और पुष्प का जो स्त्री हिस्सा होता है उसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अफीम के फल से हम लोग मार्फिन प्राप्त करते हैं, और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो तंबाकू है उसमें निकोटीन, चाय में थीन व कैफीन दोनों होता है, कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन होता है, और काली मिर्च से हम लोग पिपेरिन प्राप्त करते हैं। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है जो कि मलेरिया की दवा में बहुत ही फायदेमंद होता है। टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज, ये सब जो लाल होते हैं किसके कारण, उनका लाल जो है लाइकोपीन के कारण। और जेट्रोफा से हमें बायोडीजल, रतनजोत जो होता है जेट्रोफा जो है उससे हम लोग बायोडीजल प्राप्त करते हैं। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं क्योंकि तुलसी जो ऐसी पौधा है तुलसी का, ये शाक है, ठीक है, और ये भारतीय डॉक्टर इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे आयुर्वेद, एलोपैथ सभी में जो है तुलसी का जो है गिलोय, तुलसी, ये सब बहुत ही, इसीलिए सबके घर में तुलसी ज़रूर होता है। चाय पत्ती में तुलसी डालते हैं तो बहुत टेस्टी बन जाता है, तो बहुत ये एंटीबॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में गुलाब जो होता है लाल गुलाब, वो गुलाब लाल दिखाई देता है, और वही लाल गुलाब अगर हरा प्रकाश उसमें डाल देंगे आप तो वो कैसा दिखाई देगा, वो काला दिखाई देने लगता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल होता है, और वही लाल प्रकाश जो है हरे प्रकाश उस पर डालेंगे, हरे प्रकाश में वो काला हो जाता है। पित्त का स्त्रावण हमने बताया था लीवर से होता है, यकृत से। और पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की खोज, जो कि ये विश्व का पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो, बायोलॉजी का वीडियो जो सेशन है वो आपका यहीं समाप्त होता है, और इससे ज़्यादा बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन नहीं सकते हैं। जो भी रोग और विटामिन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने लास्ट में
25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं वो कर लीजिए, बाकी शुरू का सब कुछ देख लीजिए अच्छे से। एक बार 2 वीडियो देखेंगे 2 बार तो वीडियो में आपको कुछ पूरा निचोड़ इसमें बचेगा नहीं, पूरा इसको निचोड़ देंगे अच्छे से, इसका सारा रस जो है वो गिर जाएगा इसी वीडियो को पढ़ने के बाद। आपको बायोलॉजी से फिर कभी भागने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 मैराथन मैंने आधा घंटे में लिया, उसको देखिए। इसके पहले जो हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, गद्यांश, आपके जो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी की जो मैराथन वो आ चुकी हैं। अब सिर्फ आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपके जो बचे हैं एंशिएंट हिस्ट्री वो आपको मैं करा दूंगा। उसके बाद करंट की आपकी मैराथन आएगी। तो अगर आप पूरा मैराथन देख के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको 70 में से 60 या 65 नंबर एग्जाम में यहाँ से बाहर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आपका पेपर होगा तो मैं आपको साफ साफ प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा कि देखिए सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे आधा घंटे के मैराथन में वहाँ से आए। ये कोई मैराथन 20 घंटे 18 घंटे की लाइव सेशन नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसको ध्यान रखते हुए वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है मेरा मोटिवेशन और हौसला और बढ़े, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट को मैं आप सबको पढ़ा सकूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।